एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का कोकरिकुलर का कोर्स होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं सहायता। उसके क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसका सिलेबस हमारा टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी यहाँ पर 7 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा यानी बेसिक फर्स्ट एड। तो पार्ट फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हम इसमें पूरा कंप्लीट करने वाले हैं यानी 7 पार्ट्स जो हमारी फर्स्ट यूनिट के हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हमारे जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर 2022, 2023 और 2024 वो भी मैं सोल्व कर चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो प्राथमिक चिकित्सा शब्द है वो सबसे पहले सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि जब बच्चे को दौड़ते समय गिरने से चोट लगती है और वह चोट बाहरी होती है तो उसे क्या कहते हैं। उस चोट को हम क्या बोलेंगे, खरोच। ठीक है, यानी कि गिरने से चोट लगी और वो चोट क्या है, बाहरी, यानी कि एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, आंतरिक चोट नहीं लगी है उसे। उसके बाद दिया गया है कि कुशल प्राथमिक चिकित्सक होता है। जो कुशल प्राथमिक चिकित्सक होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एक प्राथमिक चिकित्सक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वस्थ एवं दृढ़ हृदय वाला, समझदार एवं दक्ष, आत्मविश्वासी, ये सभी। तो ये सभी उसमें गुण होने चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा में सम्मिलित है। प्राथमिक चिकित्सा में सम्मिलित होते हैं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मरहम पट्टी करना, ये भी शामिल है, घायल व्यक्ति की जान बचाना भी शामिल है और घायल व्यक्ति को सांत्वना देना भी प्राथमिक चिकित्सा में शामिल है। ऑप्शन डी यानी ये सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि प्राथमिक चिकित्सक में निम्न दोष नहीं होना चाहिए। कौन सा दोष नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जबकि दूरदर्शिता, धैर्यशीलता और मृदुभाषिता होनी चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि कोई भी आकस्मिक दुर्घटना घटने पर हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य होता है कि तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। ठीक है, यानी हमें प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाए अचानक से तो हम वहां पर हेल्प कर सके। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है कि यदि घायल व्यक्ति सदमे में हो तो क्या करें। हमें करना चाहिए कि उसे समझाएं और सांत्वना दें। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा ना, ए एवं बी दोनों। देन दिया है कि मुख्यतः श्वास नली में रुकावट कब होती है। श्वास नली में रुकावट होती है बेहोशी की स्थिति में। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि बेहोशी में जीभ क्या होती है, गले के पिछले भाग में गिर जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कैरोटिड आर्टरी कहाँ पर स्थित है। जो कैरोटिड आर्टरी होती है ये गर्दन के कोने में कान के नीचे स्थित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए। मरीज या घायल व्यक्ति को हमें आरामदायक स्थिति में, गर्म स्थिति में और होश में रखना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। चलिए इसको सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो हमें व्यवस्थित करना है। फर्स्ट श्वास बहाल करें। ठीक है, उसके बाद गंभीर रक्तस्राव जो है उसको रोकें, शोक का उपचार करें और उन्नत चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करें। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, यानी ये क्रम से सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को क्या करें हम, यानी जो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होना चाहिए, दर्द निवारक दवाइयाँ, डेटोल, सेवलोन, रुई, ठीक है, और विभिन्न पट्टियाँ, ये सभी होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तिथि को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया। तो ग्लोबल जो हमारा
हैंड वॉशिंग डे है, ये घोषित किया गया है 15 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि बच्चों में कौन सा रोग सामान्य है। बच्चों में डायरिया और निमोनिया दोनों ही रोग सामान्य है, ऑप्शन सी इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि चिपकने वाली ड्रेसिंग यानी बैंडेज किस पर लगाई जाती है। तो ये कहाँ पर लगाई जाती है, एक घिरसन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कोई थोड़ी बहुत खरोच आ गई है, चोट लग गई है। जबकि सांप का काटना, हड्डी के टूटना या दिल के दौरे पड़ने पर तो नहीं लगाई जाएगी ना वो। उसके बाद दिया है कि सामुदायिक रूप से किस वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया गया। जो स्वच्छता अभियान है वो सन 2008 में सामुदायिक रूप से चलाया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है कि जीवन में जो जीवन सहायता है उसमें एबीसी का अर्थ है। एबीसी का अर्थ क्या होता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कभी ये लगा दो कि इनमें से कोई नहीं, एबीसीडी का कुछ अलग ही अर्थ ढूंढे। ठीक है, देन दिया गया है कि जख्मों को साफ करने के बाद मरहम पट्टी में प्रयोग में आने वाली दवा है। यानी जो जख्म साफ करते हैं तब हम कौन सी, जो मरहम पट्टी के बाद में प्रयोग करते हैं दवा, वो कौन सी होती है, बिटाडीन। ओके, ये सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसकी पल्स नहीं है तो पहले क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए सीपीआर, यानी सीपीआर शुरू कर दें। कार्डियो पल्मोनरी जो रेस्ट्रिक्शन होता है, जिसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में है यानी उसको श्वास दी जाए, क्योंकि वहां पर क्या है, उसकी पल्स नहीं है तो श्वास तो दी ही जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सीपीआर दें। देन दिया गया है कि सदमा है। सदमा क्या होता है, डैश करके दिया गया है ना। तो सदमा ऑक्सीजन की मांग को बनाए रखने के लिए हृदय और रक्त वाहिकाओं की विफलता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि डिजिटल थर्मोमीटर किस काम आता है। जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो किस काम आता है, तापमान नापने हेतु। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, रोगाणु मुक्त, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एंटासिड सिरप किस काम आता है। जो एंटासिड सिरप होता है वो पेट में जलन और बदहजमी के काम आता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि एक बच्चे के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, बगल में। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, तो ये धड़कता है 72 बार। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 29 पर दिया गया है डैश करके कि एक चोट है जो गर्मी, रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, जलन। जलन एक चोट है जो गर्मी, रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है। प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल होते हैं बैंडेज, रोगाणुरोधक, ठीक है, और चिपकाने वाला टेप, ये सभी होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। और ये पार्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का हो चुका है कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। एंड पार्ट सेकेंड है हमारा प्राथमिक चिकित्सा तकनीक, यानी जो फर्स्ट एड टेक्निक होती है हमारी, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। तिकोनी पट्टी कहाँ पर बांधी जाती है, छाती, पीठ तथा सिर पर। ओके, याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि हसूली की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि गांठ ऊपर की ओर ना हो। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि सामान्यतः अंगुली की पट्टी की चौड़ाई होती है, जो उंगली की पट्टी की चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है, कितना कपड़ा लगता है तिकोनी पट्टी में, 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा लगता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि जो रीफ गांठ होती है यह दबाव नहीं डालती है तथा इसे आसानी से खोला भी जा सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद दिया गया है कि पट्टियों को बांधते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए पट्टी ढीली ना हो, क्योंकि इसका कोई लाभ ना होगा और ये खुल भी सकती है। पट्टी कसी ना हो, क्योंकि यह रक्त प्रवाह को रोक देगी, और पट्टी की गांठ चोट पर ना हो, ठीक है, क्योंकि यह कष्ट देगी। ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया है कि सेंट जोली
जो सेंट जॉन झोली है, सेंट जॉन झोली का काम है। इसका काम होता है एक हाथ को सहारा देना, यानी हाथ टूट जाने पर तब वो बनाते हैं ना। उसके बाद दिया गया है कि कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है, कान की पट्टी की लंबाई और चौड़ाई होती है 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी कब की जाती है? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए हमें पड़ेगी 2 पट्टियों की आवश्यकता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि झोला या गोफन का सहारा, गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है हाथ को सहारा देने के लिए, हाथ या फिर भुजा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया कि अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो हॉस्पिटल्स में अधिकतर गोल जो पट्टी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि गांव में दुर्घटना पर घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? तो यहाँ पर अपनाई जा सकती है चारपाई द्वारा स्थानांतरण। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी आपातकालीन स्थिति में, तब वहां पर कोई हमारे पास सुविधा ना हो। देन दिया गया है कि अस्पताल में घायल व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो घायल व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है स्ट्रेचर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हस्त आसन के द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है जब उसके पाँव में चोट लगी हो। क्या ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मूर्छित अवस्था में घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने की सुविधाजनक विधि है, सुविधाजनक विधि है पीठ पर लाद कर ले जाना। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने से, घायल को स्थानांतरित करने से क्या होगा? घायल को सांत्वना मिलती है, घायल को चिकित्सा प्राप्त होती है और घायल के प्राणों की रक्षा भी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि है, एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण हो सकता है, स्ट्रेचर द्वारा भी हो सकता है और डोली या फिर चारपाई द्वारा भी हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को कहते हैं। जो मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को हम बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, फायरमैन लिफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया गया है कि 33 बैठकी में कितने वाहकों की आवश्यकता होती है? तो 33 बैठकी में हमें वाहकों की आवश्यकता होगी 2 वाहकों की। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि 34 बैठकी में वाहकों का हाथ स्वतंत्र रहता है। जो 34 बैठकी होती है उसमें वाहकों का यानी कितने हाथ स्वतंत्र होते हैं? उसमें स्वतंत्र कोई भी हाथ नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे वाहक होते हैं उनके दोनों हाथ बंधे होते हैं। देन दिया गया है कि घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से प्राथमिक चिकित्सा स्थल पर पहुंचाने का उत्तम साधन है। उत्तम साधन पूछा है यहाँ पर गांव या फिर अस्पताल वाला नहीं पूछा है, ठीक है। तो उत्तम साधन होगा हमारा स्ट्रेचर, यानी जो होना चाहिए। देन दिया गया है कि दुर्घटना के पश्चात व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटाना होता है। क्या होता है हटाना? आवश्यक। ओके, ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जो है वो बी करेक्ट होगा। ओके, आवश्यक। देन दिया है कि वृद्धों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हस्तासन है। वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त होता है 34 बैठक। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 25 पर दिया गया है कि यदि कोई बाहरी कण आंख में चला जाए तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हमें करना चाहिए कि पानी से अच्छी तरह से धो लें। ओके, तो ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। ओके, और पार्ट थर्ड है हमारा श्वसन क्रिया से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, यानी फर्स्ट एड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, देन दिया गया है कि मनुष्यों के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, 2 होती है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि
वायु कोष पाए जाते हैं। जो वायु कोष होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? फेफड़ों में, ठीक है, यानी एल्वोलाई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, जिनमें ब्लड भरा होता है और वहीं से हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ले कर जाता है, और जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेकर आता है वापस, जिसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ओके, देन दिया गया है कि फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? फेफड़े जो होते हैं वो किसके द्वारा सुरक्षित होते हैं? पसली का जो पिंजरा होता है हमारा उसके द्वारा, ठीक है, ये इसके अंदर स्थित होते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑक्सीजन द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण है वो होता है हमारे फेफड़ों में। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है, देन क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया है कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? श्वसन क्रिया में जो रक्त का शुद्धिकरण है वो होता है हमारा ऑक्सीजन गैस के द्वारा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया गया है कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बैठना चाहिए? अस्थमा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको साफ हवा वाले स्थान पर बैठना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि धूम्रपान से सांस लेने में कौन सी तकलीफ होती है? धूम्रपान से सांस लेने में खांसी, ठीक है, सांस में तकलीफ हो सकती है, स्वर बैठने की तकलीफ हो सकती है, सिर दर्द व मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया है कि धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी, ठीक है, सांसों की कमी पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। तो सांसों की कमी पर यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो श्वसन पथ है उस पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी श्वसन पथ पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। उसके बाद दिया गया है कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? छाती में जकड़न होती है, ठीक है, बेचैनी और घबराहट होती है और श्वसन क्रिया में कठिनाई भी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि अस्थमा के रोग होने पर क्या होता है? अस्थमा के रोग होने पर सांस ग्रहण करने में कठिनाई होती है, सांस छोड़ने में भी कठिनाई होती है और बोलने में भी कठिनाई होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि अस्थमा रोग किस कारण से हो जाता है? जो अस्थमा रोग है वो हो जाता है एलर्जी और ठंड से, धूल धुएं से और मानसिक दबाव से। ऑप्शन डी यहाँ ठीक होगा, इन सभी कारणों से ये हो सकता है। उसके बाद दिया गया है कि डिस्पोनिया है, जो डिस्पोनिया होता है वो क्या है? ये होती है एक सांस लेने में कठिनाई। ओके, ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि गले में सूजन होने पर क्या कठिनाई होती है? गले में सूजन होने पर कठिनाई होती है गले में दर्द, खुजली और जलन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि गर्म पानी के गरारे करने से क्या होता है? गले की सूजन कम होती है और संक्रमण कम हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? जो मनुष्य का बायां फेफड़ा होता है उसमें 2 लोब होते हैं, ठीक है, जबकि दाएं में 3 लोब होते हैं। देन दिया गया है कि गले में सूजन के लक्षण किसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं? तो गले में जो सूजन के लक्षण हैं वो वायरल संक्रमण और बैक्टीरियल संक्रमण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि धुएं से आंखों की कॉर्निया में होती है, क्या होती है? जलन। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि गले की सूजन में किस प्रकार की तकलीफ ना बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए? तो इसके लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? गरम व नरम। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि ठंड में कौन से रोग अधिक फैलते हैं? तो ठंड में जो अधिक रोग फैलते हैं वो होते हैं श्वसन से जुड़े हुए। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शरीर में श्वास नली में पानी चले जाने पर क्या होता है? ठंड लगती है। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि गले में सूजन होने की आशंका अधिकांशतः किस मौसम में होती है? ठीक है, डैश करके दिया गया है ना, तो ये होती है किस मौसम में? ठंडे मौसम में। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि रक्त शुद्धिकरण का कार्य करते हैं फेफड़े। ओके, ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है मनुष्यों को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है? मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई होती है जब दम घुटता है, गला घुटता है या फिर फांसी लगने पर, इन सभी में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इन सभी में। उसके बाद दिया गया है कि प्राणवायु किसे माना जाता है?
प्राणवायु किसको माना जाएगा? प्राणवायु होती है हमारी ऑक्सीजन। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि श्वास अवरोधन से पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमें सीपीआर करना चाहिए, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन। देन दिया है कि पानी के भीतर जब व्यक्ति की श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो वह स्थिति कहलाती है, वह स्थिति कहलाती है डूबना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है? तो श्वसन तंत्र के एल्वोलाई में गैसीय भाग का आदान प्रदान होता है। एल्वोलाई यानी जो वायु कोष होते हैं, तो ये फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं और जिनके अंदर ब्लड पाया जाता है। ओके, देन दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी नियम में बी का क्या अर्थ है? तो एबीसी नियम में जो बी का अर्थ होता है वो होता है हमारा बैकअप। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।